वॉरेन बफेट्स ग्राउंड रूल्स बाय जेरेमाय सी मिलर। सब्र रखिए, सोच समझकर किया गया इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में लगाए गए अंदाजों से बेहतर होता है। क्या आपके मन में कभी ख्याल आया है कि जिंदगी तो बहुत अच्छी है, बस इन पैसों का ही कुछ समझ में नहीं आ रहा? यकीनन ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर कोई चीज जो लोगों में एक जैसी है तो वो कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने की ख्वाहिश है। और मौजूदा दौर में दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट जैसे लोगों की कामयाबी देखकर स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना आसान लगता है। एक जनरल आइडिया बहुत फेमस है, कम में खरीदिए और ज्यादा में बेचिए। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुफेट ने हमें कुछ आइडियाज दे रखे हैं। जब उन्होंने 1956 में बुफेट पार्टनरशिप की शुरुआत की तो उस वक्त अपने पार्टनर को रिपोर्ट लिखा करते थे। वो मार्केट को लेकर अपनी समझ, प्रेडिक्शन और अपने इन्वेस्टमेंट एथिक्स शेयर किया करते थे। फिर भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं है, लेकिन 14 सालों तक बुफेट के लिखे हुए लेटर्स की मदद से आप स्टॉक मार्केट में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। और क्या पता, अगर आप किस्मत वाले हो और लगन से काम करें तो आप भी अमीर हो जाएं। इस समरी में आप जानेंगे कि क्यों मोनालिसा खरीदना फ्रांस का एक बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं था, कैसे कुछ ना जाने के बावजूद वॉरेन बफेट ने अपनी पहली आर्बिट्रेज डील की, और क्यों इन्वेस्टर्स के लिए सबरदार होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत बेसिक सा रूल है जो वॉल स्ट्रीट जैसे लोग नहीं चाहते कि हम जाने। ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसने वॉरेन बफेट को $88.9 बिलियन बनाने में मदद की। क्या आप ये सीक्रेट जानने के लिए तैयार हैं? इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी मुश्किल तो होती है। लोगों को अच्छा लगता है जो जितना बेहतर अंदाजा लगाता है वो उतना अच्छे से इन्वेस्ट करता है। उन्हें इन्वेस्टमेंट अंदाजे लगाने के काम से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। जब आप स्पेक्यूलेशन यानी अंदाजों की बात करते हैं तो इसके तहत अनप्रेडिक्टेबल मार्केट के बारे में अंदाजा लगाकर अमीर होने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स बहुत ध्यान से किए गए एनालिसिस और वैल्यूज के आधार पर खरीदारी करते हैं और फिर इंतजार करते हैं। जाने माने बिलियनर वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर हैं। वो है तो मिडवेस्ट के, लेकिन उन्होंने न्यूयॉर्क में बिजनेस स्कूल अटेंड किया। उनका मेथोडिकल और सीधे बात करने का तरीका उनके लेटर्स और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को कैरेक्टराइज करता है। अपने मेंटोर बेन ग्राहम से इंस्पायर होने वाले वॉरेन बफेट ने जाना कि स्टॉक जैसे ज्यादातर फाइनेंशियल एसेट अपनी असल कीमत से लाइन में गिरते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो बिजनेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। वक्त के साथ स्टॉक की कीमत में बदलाव से पता चलता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर प्रॉफिट होता है तो बिजनेस आगे बढ़ता है और शेयर की कीमत भी बढ़ती है। लेकिन अगर बिजनेस की कीमत घटती है, कोई स्कैंडल वगैरह हो जाता है, तो शेयर की कीमत भी गिर जाती है। कभी कभी स्टॉक की कीमत से बिजनेस की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो इन्वेस्टर्स जो ऐसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं जिसकी कीमत मार्केट में कम होती है, तो वो मार्केट के सही होने का इंतजार करते हैं। पैसे बनाने का ये अलग तरीका है। मकसद सिर्फ इतना ही समझना है कि मार्केट को क्या करना चाहिए, ना कि कब करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट की कीमत से बिजनेस की असल कीमत का पता चलेगा तो आप मुनाफे की उम्मीद रख सकते हैं। इस सोच के चलते आप मार्केट के गिरने पर बेचने से बच जाएंगे और इस सबर का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कीमत है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब अपने फायदे में आए पैसों को दोबारा इन्वेस्ट करना है ताकि पाई पाई पैसे कमाने में लग जाए। आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। उन्होंने कहा था कि जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं वो फायदे में रहते हैं और जो नहीं समझते उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। बफेट की फेवरेट कहानी फ्रांस गवर्नमेंट की मोनालिसा पेंटिंग खरीदने के फैसले में कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को दिखाती है। किंग फ्रांसिस I ने 1540 में एक पेंटिंग के लिए $20,000 खर्च किए थे। अगर इसे 6% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट किया जाता तो 1964 तक फ्रांस के पास $1 क्वाड्रिलियन होता। अब तक आपको इन्वेस्टमेंट की पावर का अंदाजा हो गया होगा। आगे हम जानेंगे कि कैसे अपना खुद का इन्वेस्टमेंट स्टाइल डेवलप किया जाए। इन्वेस्टर्स के अंदर एक चीज कॉमन होती है, वो जी जान लगाकर मेजर करते हैं। वॉरेन बफेट हमेशा से ही एक बहुत कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर रहे हैं। हालांकि जब वो एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर थे तब भी वो न्यूयॉर्क के फेमस स्टॉक इंडेक्स डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को अपना कंपटीशन मानते थे। उनका इकलौता काम अपने फंड को मार्केट की रफ्तार से भी तेज आगे बढ़ाना था। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं था। हम सब जानते हैं कि बढ़िया वीकेंड स्पेंड करने के बाद अपना बैंक बैलेंस चेक करना कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। वजन कम करते वक्त वेंडिंग मशीन पर कदम रखना भी उतना ही डरावना होता है। बहुत सारे लोगों के लिए नाकाम हो जाने की एंजाइटी हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन एक कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए आपको उन एंजाइटीज का सामना करना पड़ेगा। ध्यान से किया गया मेजरमेंट, बढ़िया एनालिसिस और मार्केट के गिरने के बावजूद अपने काम पर बने रहना एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का यही तरीका है। चलिए आपको बफेट के स्टाइल में सीधे सीधे बताते हैं। हकीकत तो ये है कि बहुत सारे लोगों में जजमेंट करने की वो खासियत होती ही नहीं जो मार्केट को पीछे छोड़ सके। बफेट का साल भर में 7% से ज्यादा फायदा डिलीवर करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा तभी उठा पाएंगे जब आप फाइनेंशियल फायदे के लिए मार्केट से बेहतर काम कर सकेंगे।
ये पता होना कि क्या मेजर किया जाए और फिर उसे अच्छे से करना ही सही रास्ते पर होने की गारंटी है। तो आप मेजर कैसे करेंगे? आपको हर रोज अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना होगा। ये देखना होगा कि वो पास्ट के कंपैरिजन में कैसा काम कर रहा है। और जब मार्केट डाउन हो तो सब्र रखिए। इसके लिए एनर्जी, कमिटमेंट और ईमानदारी की जरूरत होती है। कुल मिलाकर इतना जान लीजिए कि आपको ये जानना होगा कि कब आपको मार्केट के सही होने का इंतजार करना है और कब अपने शेयर्स बेच देना। आपको सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में ही अपने रिजल्ट को मेजर नहीं करना है। हर साल का रिजल्ट मार्केट के कंपैरिजन में भी मेजर किया जाना चाहिए। इसका मतलब है अगर मार्केट नुकसान में चल रही है और आपको उससे कम नुकसान हुआ है, ये भी आपके लिए जीत है। यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है आपके लिए। जब बफेट एक यंग इन्वेस्टर थे तो उस दौर में मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर पाना आज के कंपैरिजन में बहुत मुश्किल था। इंडेक्स फंड की वजह से आज के जमाने में ये काम आसान है। 1975 से शुरू हुआ इंडेक्स फंड किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनीज के स्लाइसेस को कंबाइन करता है। मतलब इसका रिटर्न मार्केट के ओवरऑल नुकसान और फायदे से मैच करता है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम और एनर्जी नहीं है, उन्हें बफेट इंडेक्स खरीदने की सलाह देते हैं। नहीं तो कंपल्सिव मेजरिंग यानी समझबूझकर बहुत ध्यान से सारे नियमों को लगाकर मार्केट को समझना अपने आप को सही राह पर चलाने का इकलौता तरीका है। यंग इन्वेस्टर्स को अंडर वैल्यू कंपनी में शेयर खरीदने पर फोकस करना चाहिए। इसे बफेट जनरल्स कहते हैं। एक बार जब आप ये मेजर करने वाला काम समझ लेते हैं तो आप अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। हर इन्वेस्टर यूनिक होता है। आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल से आपकी पर्सनालिटी, मकसद, फंड और खास तौर पर काबिलियत का पता चलना चाहिए। अगर आप अल्पाका रैंचर हैं तो आपको कंप्यूटर चिप्स की मदद से अमीर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपके लिए एक और अच्छी खबर है कि अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं जिसके पास कम पैसे हैं तो ये ज्यादा फंड मैनेज कर रहे इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में आपके लिए एडवांटेज है। इसका मतलब है आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, जिनसे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। एक बार जब आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए तो आपको रिजल्ट बदलने के लिए बेहतर डील की जरूरत होगी। जब 1956 में वॉरेन बफेट ने अपने फंड की शुरुआत की तो उनके पास सिर्फ $1 लाख ही थे। 1966 तक उनके फंड की कीमत $1,90,000 हो गई थी। उनका मानना है ये रिटर्न छोटे और उस हिसाब से कम इम्प्रेसिव इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देने की वजह से मिला। यहाँ पर मेन मैसेज है, यंग इन्वेस्टर्स को अंडर वैल्यू कंपनी में शेयर खरीदने पर फोकस करना चाहिए। इसे बफेट जनरल्स कहते हैं। बफेट की सबसे बेहतरीन स्किल सब्र के साथ किसी भी कंपनी की कीमत का अंदाजा लगाना है। शुरुआत में उन्होंने जनरल खरीदने पर फोकस किया, जिसके लिए वो कहते हैं कि यह कम कीमत में बढ़िया बिजनेस है। मतलब कंपनीज की क्वालिटी तो बढ़िया थी, लेकिन किसी वजह से उनकी कीमत मार्केट में इतनी अच्छी नहीं थी। उनका सब्र फायदेमंद रहा। ज्यादातर जनरल्स कई सालों तक उनके पोर्टफोलियो में बने रहे। बफेट को ऐसी कंपनियों में शेयर खरीदना ज्यादा पसंद था जो जिंदा रहने से ज्यादा मरी हुई थी, मतलब लिक्विडेशन में चल रही थी। इस तरीके से अगर बिजनेस बर्बाद होने लगता तो वो इससे लिक्विडेट, कंपनी के एसेट्स इसके मालिकों को देकर कंपनी को बंद करने की प्रोसेस को लिक्विडेट कहते हैं, कर सकते थे, जिससे उनके पैसे बर्बाद नहीं होते। इस तरह के बिजनेस को नेट कहते हैं। ज्यादा सस्ता स्टॉक और नेट्स बहुत फेमस भी नहीं है। बफेट इनको सिगार बट्स कहते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट में 12 साल के करियर के बाद बफेट ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये एवरेज रिटर्न के मामले में ही सबसे बेस्ट थे। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ा, वैल्यू को लेकर बफेट की डेफिनेशन बदल गई। उन्होंने चीप स्टॉक प्राइस लिस्ट के आगे बिजनेस की क्वालिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि अर्निंग सस्टेनेबल है या नहीं। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ा, उन्होंने ठीक ठाक बिजनेस बेहतरीन कीमत पर खरीदने के बजाय बेहतरीन बिजनेस ठीक ठाक कीमत पर खरीदने पर फोकस करना शुरू कर दिया। एक बार जब एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप अपने किसी एक इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है बफेट सीधे चलने के लिए कहें, लेकिन आपको कुछ और गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप समझबूझकर ज्यादा रिस्क लेते हैं तो इससे आपको ज्यादा फायदा भी हो सकता है। जब वॉरेन बफेट छोटे थे तो वो अपने दादा की दुकान से 25 सेंट में कोका कोला के 6 पैक खरीदते थे और फिर वो हर एक बोतल एक निकल की कीमत में बेचते थे। यकीनन ये रिस्क का काम था। अगर किसी दिन पड़ोस के बच्चे प्यासे नहीं होते तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन अगर वो बच्चे प्यासे होते तो उन्हें हर 6 पैक बोतल पर 20% का फायदा हो जाता। बफेट को मालूम तो नहीं था, लेकिन उस 25 सेंट की कोका कोला बोतल के वाकये में उन्होंने अपना पहला आर्बिट्रेज किया। वो 2 अलग अलग मार्केट में कोका कोला की अलग अलग कीमत के आधार पर पैसा बना रहे थे, एक स्टोर में, दूसरा पड़ोस के बच्चों के मार्केट में। आर्बिट्रेज एक तरीके से इस बात की शर्त लगाना है कि फ्यूचर में किसी कंपनी की कीमत क्या होगी। यहाँ आर्बिट्रेज के मामले में जो फायदा होता है वो बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए आपको बिजनेस और उसके मार्केट को समझना होगा। जब कोई भी प्रोडक्ट कंपनी का हिस्सा होता है तो इससे मर्जर आर्बिट्रेज कहते हैं। मर्जर आर्बिट्रेज इन्वेस्टमेंट के शुरुआती दिनों में बफेट की स्पेशलिटी थी। वो किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते और उन्हें मालूम होता था कि जब ये दूसरी कंपनी के साथ जुड़ जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मर्जर आर्बिट्रेज में मिला रिटर्न बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए ये काम एवरेज इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल होता है।
अगर कोई चीज आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड के तहत नहीं आती, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हो, तो बेहतर है कि आप इसे छोड़ दें। लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स जो आर्बिट्रेज का रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कंट्रोल्स की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल वो सिचुएशन है जिसके तहत आप पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसके काम करने के तरीके पर असर डालने की पावर आपके पास हो। आपको अंदाज लग गया होगा कि ऐसे में कंपनी ओनर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में काम करने के तरीके को लेकर स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में बफेट को लगता था कि वो इस तरह के चेंज करके कंपनी को बचा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो और मैच्योर हुए, उन्होंने कंट्रोल्स में इन्वॉल्व होना बंद कर दिया, जो कि ग्रुप के बीच में चीजें अनकंफर्टेबल या खराब कर देती हैं। हालांकि तब भी उनके बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स नहीं बदले। अगले लेसन में हम जानेंगे क्यों लगातार लगे रहना उनके इन्वेस्टमेंट करियर को इतना कामयाब बनाता है। मार्केट बदलने के साथ आपके तरीके बदल सकते हैं, लेकिन आपके प्रिंसिपल्स नहीं बदलने चाहिए। भीड़ के साथ चलना फायदेमंद हो सकता है। अगर लोग किसी ऐसी चीज से दूर भाग रहे हैं जिसे आप देख नहीं सकते, तो बेहतर होगा कि आप भी उनके साथ चल पड़ें। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है, तो ऐसा करना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ज्यादातर लोग एवरेज से बेहतर नहीं होते, इसीलिए एक कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए आपको भीड़ से कुछ अलग करना होगा। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्टाइल से पता चलता है कि सिर्फ एक ही ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको अपना पैसा लाइन में लगाना चाहिए, जब आप पूरी तरीके से माहौल और पूरी तस्वीर को समझ लें तब। इसके अलावा किसी और कंडीशन में आपको इंतजार करना चाहिए। चाहे बाकी लोग पैसा बना रहे हों, तो क्या होता है? वॉरेन बफेट हमेशा से ही केयरफुल इन्वेस्टर रहे हैं। जब उन्होंने 1956 में इन्वेस्टमेंट में अपना करियर शुरू किया था, उस वक्त स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा समझा जाता था। स्टॉक मार्केट ने खुद को बदलने के बजाय लोगों को और कंफ्यूज करना शुरू कर दिया। बफेट ने न सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी बरकरार रखी, बल्कि अपना अल्ट्रा कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग अप्रोच और स्ट्रॉन्ग कर दिया। वहीं दूसरे अच्छे इन्वेस्टर्स खूब पैसा बना रहे थे। न्यूयॉर्क में जेरी साई ने एक अलग तरह के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की, जिसने आम लोगों के स्पेकुलेशन लगाने की ख्वाहिश का फायदा उठाया। जेरी का इन्वेस्टमेंट अप्रोच बफेट से बिल्कुल उल्टा था। वो बड़ी तेजी से किसी स्टॉक का हिस्सा होते और फिर बाहर निकल जाते। जेरी का ये अप्रोच कुछ वक्त तक कारगर भी रहा। मार्केट बदलने के साथ उनके फंड को नुकसान और फायदा दोनों उठाने के बावजूद उन्होंने काफी पैसा बनाया। लेकिन बफेट को मालूम था कि ये लंबा नहीं चलेगा। जब 1966 में मार्केट में तब्दीली आई, तब बफेट एक्टिव हो गए। उन्होंने अनाउंस किया कि अब वो कोई नए पार्टनर नहीं लेंगे और अपनी परफॉर्मेंस गोल को आधा कर दिया। उनके फंड ने बेहतरीन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। 1968 में इसका रिटर्न 58.8 था, लेकिन बफेट को मालूम था कि कब उन्हें कदम पीछे कर लेने चाहिए। वो उस मार्केट में रिस्क ले रहे थे जो क्रैश होती है। जेरी का आखिरी दौर बस आने ही वाला था और उन्होंने भी उसे आते हुए देख लिया था। उन्होंने 1968 में एकदम सही वक्त पर अपने फंड बेच दिए। 1970 की शुरुआत में डो ने मंदी के बाद बहुत बड़ा स्पेकुलेशन क्रैश एक्सपीरियंस किया। बफेट को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे मार्केट से बाहर निकाल लिए थे। जेरी मुश्किल से ही नाकामी से बच पाया है, लेकिन उसके इन्वेस्टर्स ने अपने 90% एसेट्स खो दिए थे। जो फैसला लेने की काबिलियत बफेट के अंदर थी, उसकी जरूरत हर इन्वेस्टर को है। जानिए कि आपको क्या लगता है, आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, और फिर जब मौका आए तो बड़ा गेम खेलिए। आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा।